हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद पारुल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की। फैक्ट्रीज एक्ट के 1948 में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्ट्स, डेफिनेशंस, हेल्थ सेफ्टी एंड वेलफेयर प्रोविजंस, प्रोविजंस रिगार्डिंग आवर्स ऑफ वर्क, एनुअल लीव विद वेजेस, नोटिसेस, साइट अप्रेजल कमिटी, डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन, इंक्वायरी कमिटी एंड पेनल्टीज। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी इंट्रोडक्शन की। द फर्स्ट फैक्ट्रीज एक्ट वॉज पास्ड इन 1881। सबसे पहले फैक्ट्रीज एक्ट जो आया था वो 1881 में आया था। इट्स कॉम्प्रहेंसिव वर्जन वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1911। इसका जो कॉम्प्रहेंसिव वर्जन था वो 1911 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट वॉज लेटर अमेंडेड 4 टाइम्स। बाद में इसको 4 बार अमेंडेड किया गया था। Following the recommendation of Rees Committee, the Government of India enacted the Factories Act 1948, a comprehensive piece legislation which came into force from 1st April 1949. रेस कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को लागू किया था, जो कि फोर्स में 1 अप्रैल 1949 को आया था। अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्ट्स। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस एक्ट इज टू एंश्योर टू द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन द फैक्ट्रीज health, safety, welfare, proper working hours, leaves and other benefits to the workers. It also provides that precautions should be taken for safety of the workers and prevention of accidents. इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जितने भी वर्कर्स फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनको ये इंश्योर करना, उनको हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, प्रॉपर वर्किंग आवर्स के रिगार्ड में इंश्योर करना, उनको लीव्स और अदर बेनिफिट्स के बारे में बताना, ऑल्सो प्रोवाइड कि सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स का भी ध्यान रखा जाए और अपने वर्कर्स को एक्सीडेंट से भी प्रिवेंट किया जाए। नाउ कम टू द डेफिनेशंस। द टर्म फैक्ट्री मीन्स, सबसे पहले हम फैक्ट्री की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि एनी प्रीमाइसेस इंक्लूडिंग द प्रेजेंट्स thereof in which 10 or more workers are employed and a manufacturing process is carried with the aid of power। यानी एक ऐसी premises including presents का मतलब premises यानी बिल्डिंग के अलावा जो भी खाली जगह रह जाती है उसको भी इंक्लूड करके जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस चल रहा हो वहाँ 10 या 10 से ज़्यादा वर्कर्स काम करते हैं और वहाँ पावर भी है। Second, any premises including the presents thereof in which 20 or more workers are employed and a manufacturing process is carried without the aid of power। यानी एक ऐसी premises जहाँ पर presents को भी इंक्लूड किया गया है, वहाँ 20 से ज़्यादा वर्कर काम करते हैं और वो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस विदाउट दी एड ऑफ पावर के चल रही है। Now the term manufacturing process, section 2 clause K refers to any process, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो कि सेक्शन 2 क्लॉज के अंदर आता है, उसमें बताया है कि मेकिंग, ऑल्टरिंग, रिपेयरिंग, ऑर्नामेंटिंग, यानी मेकिंग किसी चीज़ को बनाना, ऑल्टर करना, उसे रिपेयर करना, ऑर्नामेंटिंग करना, या ऑयल को या वाटर को पंप करना, लाइट को जनरेट करना, देन कंपोजिंग टाइप्स ऑफ प्रिंटिंग, कंपोज करना किसी भी चीज़ को, कंस्ट्रक्शन से लेकर कोई भी काम किया जा रहा हो या फिर किसी भी आर्टिकल को प्रिजर्व, कोल्ड स्टोरेज में प्रिजर्व कर रखना, ये सब आता है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर। नाउ द टर्म वर्कर मीन्स अ पर्सन एम्प्लॉयड डायरेक्टली और थ्रू कॉन्ट्रैक्टर। यानी वर्कर का मतलब होता है कि एक ऐसा पर्सन जिसे डायरेक्टली या फिर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉयड किया गया है, विद और विदाउट द नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर की नॉलेज में है या फिर नहीं है, वेदर फॉर रेम्यूनरेशन और नॉट, जिसे रेम्यूनरेशन के लिए रखा गया है या नहीं, इन एनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और in cleaning any part of the machinery or premises used for manufacturing process but does not include any member of the armed forces of the union। in any manufacturing process, किसी भी manufacturing process में, या फिर cleaning any part of the machinery, या फिर machinery या premises के किसी भी पार्ट को क्लीन करने के लिए जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का ही पार्ट है, उसमें उसको रखा गया है, उसको वर्कर कहेंगे। लेकिन यूनियन के आर्म्ड फोर्स के मेंबर को इंक्लूड नहीं किया गया है। एडल्ट मीन्स अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड इज 18th ईयर ऑफ एज। एडल्ट वो पर्सन होगा जिसने 18th ईयर
की एज अपनी पूरी कंप्लीट कर ली है। Adolescent means a person who has completed his 15th year of age but has not completed his 18th year. Adolescent वो person होगा जिसने 15 ईयर तो कंप्लीट कर ली है लेकिन 18 ईयर अभी कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी 15 का वो हो चुका है लेकिन अभी 18 का पूरा नहीं हुआ है। Child means a person who has not completed his 15th year of age, यानी child वो बच्चा माना जाएगा, वो पर्सन माना जाएगा जिसने अभी 15 ईयर कंप्लीट नहीं किए हैं, यानी 15 साल से कम का बच्चा चाइल्ड कहलाएगा। यंग पर्सन मीन्स अ पर्सन हु इज़ आइदर अ चाइल्ड और एन एडोलेसेंट। यंग पर्सन वो पर्सन होगा जो या तो चाइल्ड होगा या फिर एडोलेसेंट, उसको यंग पर्सन कहा जाएगा। The term occupier means the person who has ultimate control over the affairs of the factory. Occupier का मतलब है कि वो पर्सन जिसका पूरी फैक्ट्री पर कंट्रोल है, पूरी फैक्ट्री के जितने भी काम हो रहे हैं उस पर उसका कंट्रोल है, उसको ऑक्यूपायर कहा गया है। इट इंक्लूड्स पार्टनर इन केस ऑफ अ फर्म और एनी एसोसिएशन। अगर कोई फर्म और एसोसिएशन है तो उस केस में उसे पार्टनर कहा जाएगा, और अगर कंपनी है तो कंपनी के केस में कंपनी का जो डायरेक्टर होगा उसी को ऑक्यूपायर माना जाएगा। In case of factory owned or controlled by central or state government, then a person appointed to manage the affairs of a factory shall be occupier. अगर कोई फैक्ट्री जिसको सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट ने ओन कर रखा है तो उसमें जो भी पर्सन को वो अपॉइंट करेंगे सारे अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, उसी पर्सन को ऑक्यूपायर माना जाएगा। ड्यूटीज ऑफ ऑक्यूपायर। Occupier shall ensure the health, safety and welfare of all workers while they are at work in the factory. Occupier ये इंश्योर करेगा कि जितने भी एम्प्लॉयज़ फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं उनको हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देना। Every occupier shall prepare a written statement of his general policy with respect to the health and safety of the workers. ऑक्यूपायर को एक रिटन स्टेटमेंट में ये जनरल पॉलिसी बतानी होगी जिसमें उसको हेल्थ और सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स के रिगार्ड में सारी इंफॉर्मेशन लिखी गई हो। ब्रिंग सच स्टेटमेंट एंड एनी रिवीजन देयर टू द नोटिस ऑफ ऑल द वर्कर्स। इस तरीके का जो भी स्टेटमेंट होगा या उसमें कोई भी रिविजन्स किए गए हों वो सब वर्कर्स के नोटिस में लेकर आना ऑक्यूपायर का काम होगा। To provide instruction, information, training and supervision to the workers. Workers को timely instruction देना, information provide करना, उनको जब ट्रेनिंग देनी है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, उनको सुपरवाइज करना, ये काम ऑक्यूपायर के होंगे। मेंटेनेंस ऑफ ऑल प्लेस ऑफ वर्क। सभी काम करने के प्लेसेस को मेंटेन कर रखना। The occupier will be held responsible if the provisions of the Factories Act 1948 are not complied with. अगर फैक्ट्री एक्ट 1948 के जो भी प्रोविजंस हैं उनको फुलफिल अगर नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए ऑक्यूपायर ही रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। नाउ पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की क्या पावर्स हैं? अपॉइंटेड बाई स्टेट गवर्नमेंट। इंस्पेक्टर्स स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू अपॉइंटेड किए जाते हैं। He can enter anywhere in factory premises for investigation. वो फैक्ट्री के किसी भी पार्ट में एंटर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। Examine the premises to inquire into any accident or dangerous occurrence. प्रोमाइसिस के अंदर वो ये इंक्वायरी कर सकते हैं जिसमें उनको लग रहा है कि यहाँ कोई एक्सीडेंट का केस या कोई डेंजरस अक्रेंस है, वहाँ इंस्पेक्टर एग्जामिन कर सकते हैं। ही कैन रिक्वायर द प्रोडक्शन ऑफ एनी प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर और डॉक्यूमेंट रिलेटिंग टू द फैक्ट्री। अगर इंस्पेक्टर को लगता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट या रजिस्टर उनको प्रोड्यूस करना है रिगार्डिंग फैक्ट्री तो वो कर सकते हैं। Take measurement and photograph and make such recording as he considered necessary for the purpose of any examination. एग्जामिनेशन के दौरान पर अगर उनको कोई भी मेजरमेंट लेना है, कोई फोटोग्राफ लेना है या फिर कोई रिकॉर्डिंग लेनी है तो उसके वो ले सकते हैं। हेल्थ प्रोविजंस। अब बात करते हैं हेल्थ प्रोविजंस की जो कि सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 20 तक आते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड एप्रोप्रिएट हेल्थ मेजर्स टू कीप क्लीन एंड फ्री फ्रॉम एफ्लुएंट्स। फैक्ट्री को साफ रखना और एफ्लुएंट से फ्री रखना। टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स,
जो भी वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स हैं उनको डिस्पोज करना, टू मेंटेन एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड रीजनेबल टेम्परेचर, फैक्ट्री के अंदर वेंटिलेशन और टेम्परेचर को मेंटेन रखना, टू प्रिवेंट इनहेलेशन ऑफ डस्ट एंड फ्यूम्स एंड देयर एक्यूमुलेशन इन एनी रूम, डस्ट एंड फ्यूम से फैक्ट्री को प्रिवेंट करना और वहाँ पर उसको किसी भी तरीके से कोई भी डस्ट एंड फ्यूम फैक्ट्री में या किसी रूम में इकट्ठी ना हो, उससे उसे रोकना, टू एंश्योर प्रॉपर स्टैंडर्ड्स ऑफ ह्यूमिडिटी को जो मेंटेन करने के प्रॉपर स्टैंडर्ड्स हैं उनको मेंटेन करना, टू अवॉइड ओवर क्राउडिंग, कहीं भी ओवर क्राउडिंग ना हो इसको रोकना, टू प्रोवाइड सफिशिएंट एंड सुटेबल नेचुरल एंड आर्टिफिशियल लाइटिंग, अगर कहीं भी किसी भी पोर्शन में नेचुरल या फिर आर्टिफिशियल लाइटनिंग की ज़रूरत है तो वहाँ उसे प्रोवाइड कराना, देन टू प्रोवाइड फॉर सफिशिएंट सप्लाई ऑफ होलसम ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करना, टू प्रोवाइड सेपरेटली फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स सफिशिएंट लैट्रिन एंड यूरिनल एकोमोडेशन, फीमेल और मेल वर्कर्स के लिए सेपरेट टॉयलेट को प्रोवाइड करना, to provide sufficient number of spittoons and maintain them in clean and hygiene condition, sufficient number के spittoons होने चाहिए और वो भी टाइम पर क्लीन और हाइजीन कंडीशन में होने चाहिए। ये सब आते हैं हेल्थ प्रोविजंस के अंदर। अब हम देखते हैं सेफ्टी प्रोविजंस जो सेक्शन 20 से लेकर सेक्शन 40B के अंडर आते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू अंडरटेक एप्रोप्रिएट सेफ्टी मेजर्स लाइक टू फेंस डेंजरस पार्ट ऑफ मशीन्स, जो भी डेंजरस पार्ट ऑफ मशीन्स हैं उनको फेंस कर रखना, यानी उन्हें ज़मीन में ही लगा कर रखना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट ऑफ वुमेन और चिल्ड्रन नियर कॉटन ओपनर्स, जो भी कॉटन ओपनर्स हैं वहाँ विमेन और चिल्ड्रन को एम्प्लॉय करने से रोकना, टू प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम रिपेयरिंग मशीनरी इन मोशन, अगर कोई भी मशीनरी चलने में है, मोशन में है तो वहाँ वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, to maintain hoist and lifts of good mechanical construction of sound material and adequate strength, जो भी फैक्ट्री के अंदर लिफ्ट्स और होइस्ट हैं उनको टाइम पर मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन के अंदर देखना कि वो टाइमली उनको चेक करना ताकि वो सही कंडीशन में काम करती रहें, टू कीप ऑल फ्लोर्स स्टेप्स स्टेयर्स पैसेजेस एंड गैंगवेज इन गुड कंडीशन, फैक्ट्री के अंदर जो भी फ्लोर्स हैं, स्टेप्स हैं, सीढ़ियाँ हैं, पैसेजेस या फिर चलने का रास्ता है, ये सब बिल्कुल गुड कंडीशन में होना चाहिए, टू प्रोहिबिट एनी पर्सन फ्रॉम कैरिंग और मूविंग एनी लोड सो हैवी एज टू लाइकली टू कॉज हिम इंजरी, अगर कोई भी पर्सन कोई भी हैवी सामान लोड कर रहा है, उसको मूव कर रहा है इधर से उधर, तो उसको प्रोहिबिट करना जिससे उसको कोई इंजरी ना हो, to protect workers from injury to eyes from particles or fragments thrown off in the course of manufacturing process, workers को protect करना कि उनको किसी भी तरीके की छोटे छोटे पार्टिकल से उनकी आईज़ में किसी भी तरीके की इंजरी ना हो, जो कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान जो पार्टिकल्स आते हैं उनके थ्रू, to protect workers from dangerous fumes, inflammable dust, gas and such other material, workers को protect करना जो भी dangerous fumes है, inflammable dust है, गैस है या इस तरीके का कोई भी मटेरियल है उसके अगेंस्ट वर्कर्स को प्रोटेक्ट करना, to protect workers from fire and provide for precautionary measures, जो भी वर्कर्स हैं उनको फायर से प्रोटेक्ट करना और पहले से ही उनको प्रिकॉशनरी मेजर्स उसके रिगार्ड में देना, इफ़ 1000 और मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड अपॉइंट अ सेपरेट सेफ्टी ऑफिसर, अगर फैक्ट्री के अंदर 1000 या 1000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं तो उस कंडीशन में एक सेफ्टी ऑफिसर अपॉइंट किया जाएगा। वेलफेयर प्रोविजंस जो कि सेक्शन 42 से 49 के अंडर आते हैं, द एक्ट प्रिस्क्राइब्स फॉलोइंग वेलफेयर मेजर्स, सेपरेट एंड एडिक्वेट वॉशिंग फैसिलिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल वर्कर्स, मेल और फीमेल वर्कर्स के लिए सेपरेट वॉशिंग फैसिलिटी का अरेंजमेंट करना, फैसिलिटीज़ फॉर स्टोरिंग ऑफ क्लॉथ्स नॉट वॉर्न ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स एंड ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथिंग, क्लॉथ्स को स्टोर करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करना और उन गीले कपड़ों को सुखाने के लिए भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना,
facilities for sitting of workers obliged to work normally in standing position. वर्कर्स के लिए सिटिंग फैसिलिटीज़ का भी अरेंजमेंट करना. There should be at least one first aid box for every 150 workers. अगर फैक्ट्री में 150 वर्कर्स हैं तो 150 वर्कर्स के बीच में एक फर्स्ट एड बॉक्स प्रोवाइड कराना है. An ambulance should be there if the number of workers is more than 500. अगर फैक्ट्री के अंदर मोर देन 500 वर्कर्स हैं तो एक एम्बुलेंस का भी अरेंजमेंट कराना ऑक्यूपायर का काम होता है. If the number of workers is more than 250, the government has make rules for canteen. अगर फैक्ट्री के अंदर मोर देन 250 वर्कर्स हैं तो गवर्नमेंट ने ये रूल बनाया है तो उस फैक्ट्री के अंदर कैंटीन का प्रोविज़न भी होगा, यानी कैंटीन भी होनी है. When 150 workers are working, there should be restroom, lunch rooms, etc. अगर फैक्ट्री में 150 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं तो वहाँ पर रेस्ट रूम और लंच रूम्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कराना. If the number of women workers is more than 30, there should be crèches. अगर women workers more than 30 नंबर हैं तो crèches की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराना. If the number of workers is 500 or more, there should be a welfare officer. अगर फैक्ट्री के अंदर 500 वर्कर्स हैं या इससे ज़्यादा हैं तो उनके बीच में एक वेलफेयर ऑफिसर होना चाहिए. नाउ वर्किंग आवर्स फॉर एडल्ट वर्कर्स. इस फिगर में वर्किंग आवर्स ऑफ एडल्ट वर्कर्स बताया गया है. साथ साथ में ये भी बताया है कि एक्सेप्शनल और एग्जैम्प्टिंग केसेस में किसको एक्सेप्शनल और एग्जैम्प्टिंग कहा गया है. इसको हम डिटेल में वन बाय वन देख लेते हैं. Rules for adult workers in factory. A worker cannot be employed for more than 48 hours in a week. कोई भी एडल्ट वर्कर किसी भी फैक्ट्री के अंदर एक वीक के अंदर 48 आवर्स से ज़्यादा काम नहीं कर सकता. He must be given a weekly holiday or a compensatory holiday in lieu of weekly holiday. वर्कर को एक हफ्ते में एक दिन की हॉलीडे मिलेगी या फिर उसके बदले में कोई भी कंपनसेटरी हॉलीडे दी जाएगी. A worker cannot be employed for more than 9 hours in a day. कोई भी वर्कर एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कर सकता. At least half an hour rest of interval should be provided after every 5 hours of work. हर 5 घंटे के बाद कम से कम आधा घंटे का रेस्ट ऑफ इंटरवल प्रोवाइड करना ज़रूरी है. Total period of work including rest period cannot exceed 10.5 hours in a day. पूरे दिन में रेस्ट पीरियड को इंक्लूड करके 10.5 घंटे से ज़्यादा काम नहीं कराया जा सकता. फॉर ओवर टाइम वर्क एवं 9 hours a day और 40 hours a week, he shall be paid at twice the normal rate of wages. अगर किसी वर्कर से ओवर टाइम वर्क कराया गया है जो कि एक दिन में 9 घंटे से ज़्यादा है और एक वीक में 48 आवर्स से ज़्यादा है तो उस पीरियड का उसको नॉर्मल वेजेस से ट्वाइस पे करना होगा. टोटल वर्किंग आवर्स इंक्लूडिंग ओवर टाइम शुड नॉट एक्सीड 60 आवर्स इन अ वीक. टोटल वर्किंग आवर्स ओवर टाइम को इंक्लूड करके जो टोटल वर्किंग आवर्स होंगे वो 60 घंटे से ज़्यादा नहीं होने चाहिए. रूल्स फॉर women and children workers in a factory. A women worker cannot be employed except between hours of 6 AM to 7 PM. एक women worker को सिर्फ 6 AM से लेकर 7 PM तक ही एम्प्लॉयड किया जा सकता है. In any case, women worker cannot be permitted to work during 10 PM to 5 AM. किसी भी केस में कोई भी वुमेन वर्कर रात को 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक काम नहीं कर सकती. रूल्स फॉर चिल्ड्रन वर्कर इन अ फैक्ट्री. चिल्ड्रन वर्कर के रिगार्ड में क्या रूल्स हैं? एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 ईयर्स इज टोटली प्रोहिबिटेड. अगर 14 ईयर से कम का चिल्ड्रन है तो उसको एम्प्लॉय करने से, काम करने से टोटली मना किया गया है. A child above 14 years but below 15 years can be employed for maximum 4.5 hours a day. अगर कोई चाइल्ड 14 ईयर से ज़्यादा है लेकिन 15 ईयर से कम है तो उसको एक दिन में मैक्सिमम 4.5 घंटे के लिए ही काम करना अलाउड है. अ चाइल्ड कैन नॉट बी एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द नाइट टाइम. कोई भी चाइल्ड नाइट टाइम में काम करने के लिए अलाउड नहीं है. कैन वर्क फ्रॉम 6 AM to 10 PM. चाइल्ड
6 AM से लेकर 10 PM तक ही वर्क कर सकता है। An adolescent between 15 and 18 years can be employed as an adult if he has a certificate of physical fitness। अगर कोई भी एडोलेसेंट जो कि 15 साल से लेकर 18 साल के बीच का है तो उसको एज अ एडल्ट तभी ट्रीट किया जाएगा जब वो सर्टिफिकेट ऑफ फिजिकल फिटनेस प्रोड्यूस करेगा। चाइल्ड वर्कर मस्ट हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस ग्रांटेड बाय अ सर्टिफाइंग सर्जन। चाइल्ड वर्कर को सर्टिफिकेट ऑफ फिटनेस जो दिखाना है वो सर्टिफाइंग सर्जन से ही ग्रांटेड होना चाहिए। अ प्रिस्क्राइब्ड रजिस्टर इज टू बी मेंटेन फॉर चाइल्ड वर्कर्स। चाइल्ड वर्कर्स के रिगार्ड में एक रजिस्टर्ड मेंटेन होना चाहिए। एनुअल लीव विद वेजेस। अब बात करते हैं एनुअल लीव विद वेजेस की। अ वर्कर हु हैज़ वर्कड फॉर पीरियड ऑफ 240 days इन अ कैलेंडर ईयर शैल बी अलाउड फॉर एनुअल लीव विद वेजेस एट द रेट ऑफ। कोई भी वर्कर अगर उसने एक साल के अंदर 240 days वर्क किया है तो उसको एनुअल लीव विद वेजेस, वेजेस के साथ जो एनुअल लीव दी जाएंगी उसका जो रेट होगा वो होगा 1 day फॉर एवरी 20 days इन केस ऑफ एडल्ट। एडल्ट के केस में एक दिन की एनुअल लीव विद वेजेस मिलेगी फॉर एवरी 20 days, यानी 20 दिन में एक दिन की लीव उसको प्रोवाइड की जाएगी। 1 day फॉर एवरी 15 days इन केस ऑफ चाइल्ड, और चाइल्ड के केस में 15 दिन में एक दिन की लीव उसको एनुअल लीव विद वेजेस दी जाएगी। लीव कैन बी एक्यूमुलेटेड फॉर अप टू 30 days इन केस ऑफ एडल्ट एंड 40 days इन केस ऑफ चाइल्ड। लीव्स को अगर वो एक्यूमुलेट कर रखना चाहते हैं, इकट्ठा कर रखना चाहते हैं तो एडल्ट के केस में 30 दिन की लीव को एक्यूमुलेट किया जा सकता है और चाइल्ड के केस में 40 days की लीव को एक्यूमुलेट किया जा सकता है। डिस्प्ले ऑन नोटिस बोर्ड। A notice containing abstract of the act and the rules made there under। जो भी नोटिस बोर्ड फैक्ट्री के अंदर है उस नोटिस बोर्ड पर जो भी एक्ट के, फैक्ट्रीज एक्ट के जो भी एब्स्ट्रैक्ट्स हैं, जो भी रूल्स हैं वो सब शो होंगे। Particulars of notice shall be made in English and the local language understood by a majority of workers। जो भी नोटिस पर पर्टिकुलर्स लिखे गए होंगे वो इंग्लिश में होने चाहिए और साथ साथ में लोकल लैंग्वेज में भी होने चाहिए ताकि मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स उसको समझ सकें। द नेम एंड एड्रेस ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज एंड सर्टिफाइंग सर्जन्स। उस नोटिस बोर्ड पर इंस्पेक्टर और सर्टिफाइंग सर्जन का नेम और एड्रेस भी मेंशन होना है। In case of accidents resulting in death or absence of the worker for more than 48 hours, a notice is to be sent by the manager to appropriate authorities। अगर कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है किसी वर्कर का जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई या फिर कोई भी वर्कर फैक्ट्री में 48 आवर्स से ज़्यादा नहीं आया है तो उस केस तो मैनेजर का ये काम होता है कि वो अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को उसके रिगार्ड में नोटिस सेंड करे। Constitution of Site Appraisal Committee Section 41A। Site Appraisal Committee shall constituted by State Government। जो Site Appraisal Committee होती है उसको State Government बनाती है। ये advisory in nature होती है। State Government grant permission of location of a factory involving hazardous process। State Government फैक्ट्री की लोकेशन के रिगार्ड में परमिशन देती है जिसमें hazardous process का भी काम हो रहा है। It has to make recommendation to the state government within a period of 90 days in the prescribed form। स्टेट गवर्नमेंट को ये रिकमेंडेशन देनी होती है 90 डेज के अंदर ही एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में। कंपल्सरी डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन सेक्शन 41B। कौन सी इंफॉर्मेशन है जिसका कंपलसरी डिस्क्लोजर होना चाहिए। फैक्ट्री इन्वॉल्विंग हजार्डस प्रोसेस देन ऑक्यूपायर इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज ऑल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग डेंजर इंक्लूडिंग हेल्थ हजार्ड्स। अगर किसी फैक्ट्री में हजार्डस प्रोसेस चल रहा है तो उस कंडीशन में ऑक्यूपायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो सारी इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करे रिगार्डिंग डेंजर्स इंक्लूडिंग हेल्थ हजार्ड। इट शुड बी डिस्क्लोज टू चीफ इंस्पेक्टर। ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होंगी चीफ इंस्पेक्टर को, कंसर्न लोकल अथॉरिटी को, जनरल पब्लिक को और फैक्ट्री में जितने भी वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं उनको। नाउ कम टू अपॉइंटमेंट ऑफ इंक्वायरी कमिटी सेक्शन 41D। इंक्वायरी कमेटी का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है किसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में ही।
टू इंक्वायर इनटू द स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑब्जर्व्ड इन द फैक्ट्री। ये इंक्वायरी करना कि जो भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्ड में स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे वो एडप्ट किए जा रहे हैं या नहीं, with a view to find out the causes of any failure or neglect in the adoption of any numerous measures prescribed for the health and safety of the workers or general public। और ये देखना कि क्या रीजंस हैं, क्या कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से जितने भी हेल्थ एंड सेफ्टी के रिगार्ड में मेजर्स बनाए गए हैं वो क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों नेगलेक्ट हो रहे हैं, उनको क्यों अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन पता करना इंक्वायरी कमेटी का काम होता है। नाउ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, वर्कर्स का मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन सेक्शन 41G के अंदर ये आता है। स्पेशल प्रोविजंस वर एडेड फॉर कंप्लायंस बाय फैक्ट्रीज कैरिंग हजार्डस प्रोसेस वर required to set up a safety committee with equal representation from workers and management। स्पेशल प्रोविजंस ये ऐड किए गए थे फैक्ट्री एक्ट में जहाँ पर हजार्डस प्रोसेस चल रहा होता है कि एक सेफ्टी कमेटी बनाई जाएगी जिसके अंदर वर्कर्स और मैनेजमेंट के इक्वल मेंबर्स होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं जनरल पेनल्टीज एंड ऑफेंसेस की। इफ़ देयर इज़ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट द ऑक्यूपायर एंड मैनेजर शैल बी पनिशेबल विद। अगर कोई भी प्रोविज़न्स जो भी प्रोविज़न्स एक्ट के हैं उनके अंदर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है तो उस कंडीशन में ऑक्यूपायर और मैनेजर को गिल्टी माना जाएगा और उन्हें पनिश किया जाएगा विद फर्स्ट कन्विक्शन, पहली गलती होने पर इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, 2 साल की इम्प्रिजनमेंट यानी जेल, फाइन अप टू ₹1 लाख और विद बोथ, और इसके साथ में 1 लाख रुपए तक का फाइन या फिर दोनों सज़ा हो सकती हैं। सेकंड कन्विक्शन अगर रिपीट करते हैं गलती को तो उस कंडीशन में 1000 रुपीज़ पर डे के हिसाब से फाइन लगेगा जब तक वो ऑफेंस कंटिन्यूड है। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में अगर यही गलती को बार बार दोहराया जाता है तो उस कंडीशन में 3 साल तक की जेल और उसके साथ फाइन होगा जो कि 10,000 रुपये से लेके 2 लाख तक का हो सकता है या फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं। इन केस ऑफ हजार्डस के केस में इफ़ एनी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन रिलेटिंग टू सेफ्टी, अगर हजार्डस के कंडीशन में अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन होता है सेफ्टी के प्रोविजंस के रिगार्ड में तो उस कंडीशन में जो फर्स्ट कन्विक्शन होगा उसमें जेल जो होती है वो 7 years की होती है और उसमें फ़ाइन जो होगा वो 2 लाख का होगा और या फिर ये दोनों चीज़ें हो सकती हैं। सेकंड कन्विक्शन में दोबारा गलती दोहराने पर ₹5,000 पर डे का फ़ाइन लगेगा जब तक ऑफेंस कंटिन्यूड रहेगा, और अगर सब्सिक्वेंट कन्विक्शन है तो उस कंडीशन में जो इम्प्रिजनमेंट होगी, जेल होगी, वो 10 साल की होगी। तो यहाँ तक हमने ये टॉपिक ख़त्म किया फैक्ट्रीज एक्ट। आई होप आपको ये समझ आया हो। आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू।